हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में सफल हों और आगे की ओर बढ़ें और हंसी खुशी से कहे अपना जो दिन है वो व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ सहयोग करें और आगे की ओर बढ़ें। हम भारत के जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि भारत का 75 क्या कहता है, भारत का एक क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। भारत का क्या होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद हमने चर्चा की थी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है कि निर्वाचन होता है। तो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। शपथ की अगर बात करते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, अगर इसकी बात करते हैं शपथ कौन से दिलाएंगे, राष्ट्रपति है वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि पीएम को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। त्यागपत्र ये किसे देंगे, त्यागपत्र की बात करते हैं, त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देंगे। न्यूनतम उम्र की अगर बात करते हैं तो इनकी जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष है। अधिकतम उम्र की अगर बात करते हैं, अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। वेतन की अगर बात करते हैं तो सांसद के रूप में 50,000 रुपये का जो वेतन है वो रखा गया है। और अगर हम बात करते हैं प्रथम जो कौन से आते हैं, प्रथम पीएम कौन से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिन्हें प्रथम पीएम बनाया गया था। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, 2014 से लेकर लगातार के है भारत के पीएम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये आज़ाद भारत में पैदा होने वाले प्रथम पीएम हैं, अपनी माँ के सामने शपथ लेने वाले पीएम हैं। और यह ऐसे पीएम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के है चर्चा में रहते हैं। हमेशा विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंध है उसमें राजनीतिकरण है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहे कूटनीति का जनक माना जाता है कि राजनीति में कूटनीति की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की अगर हम बात करते हैं तो मोरारजी रणछोड़ देसाई थे कांग्रेस में। लेकिन वो अगर बात करते हैं कभी न कभी वो क्या है, किसी ने कांग्रेस का हिस्सा रहे थे। लेकिन विशुद्ध रूप से अगर बात करते हैं कि भारत के विशुद्ध रूप से पीएम कौन से हैं, विशुद्ध रूप से गैर कांग्रेसी पीएम की अगर बात करते हैं तो वो हमारे कौन से थे, अटल बिहारी वाजपेयी है। वो भारत के क्या है, विशुद्ध रूप से क्या है, पीएम है। यानी ये कभी भी भारत की क्या है, कांग्रेस या किसी दल का हिस्सा नहीं रहते, क्योंकि जनदल पहले कौन सा था, जनता दल था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी है। इन दोनों ने मिलकर 7वीं जो लोकसभा थी उसमें इन्होंने क्या है, भारतीय जनता पार्टी है उसका निर्माण किया था, बीजेपी का निर्माण किया था। जनता दल के रहते, जनता दल कांग्रेस से अलग हो गया था, उसके बाद में इन्होंने बीजेपी का अलग से क्या है निर्माण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ही शानदार कथन है कि हम अपने क्या है, मित्रों का तो चयन कर सकते लेकिन हम पड़ोसियों का चयन नहीं कर सकते हैं। इनकी बहुत एक शानदार कविताएं हैं। इनका स्लोगन है कि हम अपने मित्रों का तो चयन कर सकते लेकिन पड़ोसियों का नहीं। जिस प्रकार आपको पड़ोसी जिससे मिलेंगे उनको क्या है, उनके साथ क्या व्यवहार करना ही पड़ेगा, उनके साथ चलना ही पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि इनकी बहुत ही शानदार कविताएं थी, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। इनकी एक कविता थी कि मैं मेरे मन से जिया मेरे मन से मरूं, काल के कपाल पर उड़ता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यानी मैं मेरी इच्छा से जिया, मैं मेरी इच्छा से मर रहा हूँ। मैं हर दिन हर क्षण क्या है एक नया कुछ न कुछ कार्य कर रहा हूँ, लगातार आगे की ओर प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो ये इनकी शानदार है। बहुत ही अच्छे धनी थे, व्यक्तित्व थे। अटल बिहारी वाजपेयी है, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, अच्छे निर्माता थे, राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत किया, बहुत कुछ किया। तनख्वाह की अगर बात करते हैं तो मात्र जो अटल बिहारी वाजपेयी है वो 1 रुपया लेते थे। इनकी तनख्वाह की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि खजाने से केवल मात्र तनख्वाह जो आती थी महीने की 1 रुपया उनमें क्या निकालते थे, बाकी वो वैसे ही पड़े रहते थे। तो इस प्रकार के अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ही शानदार जीवन जिया था। इसके बाद हमने बात की थी कि वह पीएम कौन से हैं जो प्राचीन जो पीएम हैं, पुराने जो पीएम हैं उनके बारे में चर्चा की थी कि वह पीएम कौन से हैं जो पीएम बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो कौन से थे, अगर हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव है। पीवी क्या थे, नरसिम्हा राव है। इन्हीं के काल में भारत में एलपीजी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का था दौर आया था। उसमें वित्त मंत्री की बात करते हैं तो कौन से थे, अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, एक बार अगर हम बात करते हैं कि वह पीएम कौन से हैं, वह पीएम कौन से हैं जिनके क्या है 6 विदेशी और 8 भारतीय भाषाओं का ज्ञान था, वो कौन से थे, पीएम नरसिम्हा राव है। एक वह पीएम कौन से हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, तो वह पीएम कौन से थे जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, वो कौन से थे, चौधरी चरण सिंह है। चौधरी क्या है, चरण सिंह है। अब तक कार्यवाही की अगर बात करते हैं तो जो अगर गुलजारी लाल नंदा की अगर हम बात करते हैं, गुलजारी लाल जो क्या है नंदा है, गुलजारी लाल क्या है नंदा है। इन्हें 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने पर और ताशकंद समझौते में जब वो गए थे, कौन से थे, लाल बहादुर शास्त्री है। तो ताशकंद समझौते में वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय इन्हें कार्यवाहक राष्ट्र जो पीएम है वो बनाया गया था।
इसके बाद जो अगर हम बात करते हैं, राजीव गांधी को भी क्या है कार्यवाहक पीएम बनाया गया था। वो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने के बाद, पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय अपने जवाहरलाल नेहरू कौन से थे, राजीव गांधी है, उनको पीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। पहली बार अगर बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर किसी विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर क्या अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो उनके ऊपर चर्चा की थी और किसको हटा भी दिया गया था। ठीक है, वह इसके बाद हमने क्या था कि वह पीएम कौन से थे जो पीएम बनते समय क्या थे, विधानसभा के सदस्य थे। एच डी देवगौड़ा है, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। एच डी देवगौड़ा है वो भारत के क्या है, जब पीएम बने थे तो उसमें विधानसभा के क्या थे, विधानसभा के यह सदस्य थे। विधानसभा के सदस्य कौन से थे, एच डी देवगौड़ा है। इसके बाद की अगर बात करते हैं कि सबसे लंबा जो कार्यकाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था, सबसे छोटे की अगर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी है। कहीं 16 दिन लिखाता है, कहीं 17 दिन है, तो न्यूनतम कार्यकाल इन्हीं का है कि 16 दिन। एनसीईआरटी आरबीसी अलग अलग करती है कि इनके 16 दिन है, 13 दिन है, 17 दिन है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो न्यूनतम कार्यकाल है इनका 17 दिन या 16 दिन माना जाता है, कहीं पर 13 दिन भी लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है। इसके बाद की हम बात करते हैं, आगे जो चलते हैं कि जो क्या है, इसके बाद प्रधानमंत्री है, मुख्य प्रधानमंत्री, उनके बारे में मुख्य बातें देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो अगर बात करते हैं विदेश नीति का प्रमुख कौन सा होता है, विदेश नीति में जाएगा, विदेश नीति में कोई भी किसी प्रकार का संबंध समझौता करता है तो वो कौन सा होता है, अपना प्रधानमंत्री होता है। और जो पीएम होता है, भारतीय जो पीएम है, यानी भारत का जो पीएम होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली है, भारत की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है तथा भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन सा होता है, पीएम होता है। इसमें अगर बात करते हैं सर्वोच्च कमांडर की, अगर बात करते हैं कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वो तो राष्ट्रपति होंगे, लेकिन तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख की अगर बात करते हैं तो वो हमारे क्या है, पीएम होंगे, तीनों सेनाओं के जो राजनीतिक प्रमुख है। अगर क्या है पीएम जो क्या है लोकसभा, अगर पीएम का चुनाव हो रहा हो और पीएम क्या लोकसभा से नहीं चुना गया हो, लोकसभा से बहुमत का पीएम को क्या कहा जाता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन किसी परिस्थिति में अगर कोई पीएम को नियुक्त करना हो, लेकिन दावेदारी तो होगी कि यह पीएम है, हमारा बहुमत दल का नेता है, लेकिन वह लोकसभा का सदस्य न हो, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में जो अन्य जो लोकसभा का है सदस्य है उसमें किसी एक व्यक्ति को जिसने क्या बहुमत जो प्राप्त किया है, सीट से चुनाव जीते हैं, उसको क्या है बता दिया जाता है कि हमारा क्या है लोकसभा में बहुमत दल का कौन सा आता है, ये है बहुमत दल का नेता कौन सा है, ये है। तो उसके बाद में क्या है लोकसभा में किसी सीट पर वही उपचुनाव कराए जाते हैं, उस व्यक्ति को क्या है वहाँ पर चुनाव जितवा दिए जाते हैं। अगर ऐसा न हो कि किसी प्रकार से कोई जो व्यक्ति है वो लोकसभा में बहुमत दल का जो पीएम का दावेदार है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता घोषित कर दिया, लेकिन वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो ऐसे में किसी अन्य सदस्य को जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता घोषित किया जाता है और बाद में 6 माह के अंदर कहीं पर चुनाव करवा करके उसे लोकसभा की सदस्यता दिलवाई जाती है। क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हाल ही में अभी हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर क्या थे मनमोहन सिंह थे, वो क्या है उन्हें पीएम नियुक्त किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या है पीएम नियुक्त किया गया था, लेकिन वो क्या थे, वो उन्होंने क्या लोकसभा में सदस्यता नहीं थी, उनके पास क्या लोकसभा में बहुमत दल के नेता नहीं थे। अगर पीएम की बात करते हैं मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह पीएम रहे थे भारत के लेकिन इनके पास क्या लोकसभा की सदस्यता नहीं थी, ये लोकसभा से सदस्य नहीं थे, लोकसभा में इनके पास सदस्यता नहीं थी, ये केवल राज्यसभा से थे। तो कौन से थे? लोकसभा की अगर बात करते हैं, लोकसभा का सदस्य था कौन सा था? सुशील कुमार शिंदे थे। लोकसभा के कौन से थे? सुशील कुमार शिंदे को बहुमत दल का सुशील कुमार शिंदे को क्या है लोकसभा में बहुमत दल का नेता घोषित किया था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये राज्यसभा से असम से क्या है सांसद थे, असम से क्या है राज्यसभा सांसद थे, तो इनके पास राज्यसभा की दावेदारी थी, लेकिन लोकसभा में इनके पास नहीं थी। तो सुशील कुमार शिंदे को लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनाया, बाद में चुनाव करवाए गए और क्या है इनको भी क्या है लोकसभा की सदस्यता क्या है दिलवाएगी। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या है हो सकता है कि कोई व्यक्ति है उसके पास लोकसभा की सदस्यता नहीं है, तो क्या उसे पीएम का दावेदार नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया जाएगा, लेकिन उसे 6 माह के अंदर क्या है जो उस सीट पर क्या है चुनाव जीतना होगा, लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। अब एक प्रश्न आता है कि क्या केंद्र या राज्य के किसी भी व्यक्ति को संसद में सदस्य दिया जा सकता है, संसद में सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, संसद का जो सदस्य है वो नियुक्त किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा में हो चाहे क्या राज्यसभा में। कोई भी सामान्य व्यक्ति है उसको क्या हम संसद के किसी भी सदन का सदस्य नियुक्त कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रावधान है? हाँ, तो ऐसा क्या प्रावधान है? कोई सामान्य व्यक्ति
कोई भी क्या है सामान्य व्यक्ति, आप है, हम है, कोई भी व्यक्ति है, उसे संसद की जो क्या है किसी भी सदन में, यानी लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा के लिए उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष है, और राज्यसभा की उसकी उम्र क्या है 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है ये इसमें दावेदारी घोषित कर सकते हैं कि लोकसभा में जो क्या है इसको दावेदार किया जा सकता है। संसद में कोई भी सामान्य व्यक्ति है उसको लोकसभा का 25 वर्ष की उम्र से ज़्यादा है तो उसको दावेदार घोषित कर देंगे, और राज्यसभा का है तो उसे जो राज्यसभा में सदस्य बना देंगे। लेकिन क्या है कि 6 माह के अंदर उसे क्या है जो वहाँ से क्या चुनाव जीतना होता है, 6 माह के अंदर क्या है उसको किसी भी सीट पर चुनाव करवाए जाते हैं और उसको क्या वहाँ की सदस्यता दिलवाई जाती है। तो 6 माह तक हम बिना चुनाव लड़े किसी भी सदन के सदस्य रह सकते हैं। अगर मंत्रिमंडल इसकी सिफारिश करता है, सूचना देता है कि हम इस व्यक्ति को, यह पद खाली हो गया है तो इसको इस गान पर क्या है हम इस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं, और 6 माह में चुनाव संपर्क करवाकर उसको क्या है उस सीट से जितवा देंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। कोई भी जो सामान्य व्यक्ति है वो 6 माह के लिए किसी भी सदन की सदस्यता ले सकता है, किसी भी सदन की क्या है सदस्यता ले सकता है। ये प्रधानमंत्री की कुछ मुख्य बातें थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति है उनके मध्य मुख्य क्या चर्चाएं हैं कि क्या प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति है उनके बंदे में कोई संबंध स्थापित होते हैं कि यानी किसी भी चीज़ को लेकर वो आपस में वार्तालाप करते हैं या कोई परिचर्चा करते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनको लेकर किसी भी बात की चर्चा होती है। विदेश में जाकर कोई आते हैं, पीएम आते हैं तो राष्ट्रपति से चर्चा करते हैं, कोई विशेष घटना होती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे हाल ही में विशेष स्तर का आयोजन किया जा रहा है तो राष्ट्रपति को सारी बातें बताई है कि इस मुद्दे पर लेकर बहस होगी और यह क्या है चर्चा के लिए क्या है इस दिन का आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या सारी चीज़ें सहयोग से एक दूसरे को क्या पता रहती है, एक दूसरे को विचार विमर्श होता रहता है। तो कौन सी हैं, अगर हम बात करते हैं कि पीएम जो होता है, अगर पीएम अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति व निर्देश की बात करता है तो राष्ट्रपति के सहयोग से करेगा। कोई मंत्रिपरिषद में कोई भी किसी प्रकार की घटना तो राष्ट्रपति को सूचना देता रहता है कि हमारे मंत्रिपरिषद में इस प्रकार के ये मंत्री सही से काम नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 85 है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के कहने पर विशेष स्तर का आयोजन कर सकता है। 17वां इनके बारे में है कि विशेष स्तर का 85(2) के अंदर विशेष स्तर का आयोजन कर रहा है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को कहा है तो इसके लिए आयोजन कर सकता है। अगर संपूर्ण शासन जो प्रणाली है, भारत की जो संपूर्ण शासन प्रणाली है उसका जो आयोजन है वो भारत का पीएम राष्ट्रपति के नाम से कर रहा है। भारत का जो पीएम है वो राष्ट्रपति के नाम से इसका संचालन कर रहा है। जैसे विश्व में किसी भी स्तर पर कोई भी क्या है विश्व स्तर पर पहचान होती है तो राष्ट्रपति होगी। जैसे 2015 में जनधन योजना थी, उसकी क्या है विचार विमर्श के लिए क्या है विश्व स्तर पर पहचान हुई थी। तो संपूर्ण जिम्मेदारी जो क्या है विदेश स्तर पर कोई भी कार्य करता है तो पीएम की होती है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से क्या है वो विशेष स्तर जो कहीं पर जाता है तो उसमें क्या पहचान की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का नाम क्या है साइन में आता है। अब क्या है पीएम जो है किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। मंत्रिपरिषद है उसमें कोई भी मंत्री क्या है पीएम को अच्छा नहीं लगता है तो उसे कहेगा कि आप त्यागपत्र दीजिए। अगर वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं देता है तो पीएम जी राष्ट्रपति को लिखेंगे, अनुमोदन करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप इस व्यक्ति को इस पद से हटाएं, तो राष्ट्रपति क्या है उस व्यक्ति से त्यागपत्र मांग सकता है कि आप अपने पद से हटें। इस प्रकार के है राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री है दोनों के बीच में क्या है संयुक्त से जो होता है बातचीत होती रहती है। अनुच्छेद 78 में हमने चर्चा की थी कि जब भी पीएम किसी विदेशी दौरे पर या बाहर कोई परिचर्चा करके आते हैं, किसी के साथ जाते हैं तो इसमें क्या है वापस आते ही सर्वप्रथम राष्ट्रपति से मिलते हैं और राष्ट्रपति से कहते हैं कि हमने वहाँ पर क्या है इस मुद्दे को लेकर के हमने इस पर चर्चा की है और ये हमने वार्तालाप की है। कल ही भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी है वो जकार्ता में गए थे। जकार्ता में आसियान का समिट चल रहा था, आसियान का जो सम्मेलन चल रहा था उसमें गए थे। तो वहाँ पर क्या है उन्होंने किन किन मुद्दों को उन्होंने इसमें क्या है यह मुद्दा उठाया था कि एशिया जो है एशिया जो महाद्वीप है वो हम एशिया वाले सारे क्या है भाई भाई हैं। एशिया महाद्वीप है, हमने पढ़े हैं कि एशिया जो इस प्रकार इस एशिया की साइड में जो कंट्री है उनमें जो देश आते हैं वो सभी क्या है भाई है और हम क्या है संपूर्ण विश्व पटल पर क्या है एक ही रूप में एकजुट है और हम क्या है सारे आगे की ओर अग्रसर होंगे, हम सारे एक दूसरे का क्या है सहयोग देंगे। इन्होंने बहुत ही एशिया को लेकर के एशिया अब अपनी तरक्की अपने मार्ग प्रदर्शन के लिए क्या है अग्रसर हो रहा है, अपने उद्देश्यों के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आसियान समिट में क्या सभी देशों ने जो एशिया के सभी जो देश है उन्होंने क्या एकजुटता दिखाई है। तो यह कल क्या है बहुत ही अच्छा मुद्दा रहा था कि एशियन के जो देश है वो सारे क्या है संयुक्त रूप से एकजुट होकर के आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए क्या है तत्पर हुए हैं, राजी हुए हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री है पीएम का जो कार्यालय है उसको
पहले क्या कहा जाता था और आज वर्तमान में क्या कहा जाता था। प्राचीन समय में ऐसे थोड़ी था कि पीएम का कार्यालय वो पीएम का कार्यालय ही कहा जाता था। पीएम जहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ पर कार्य करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उनके क्या है, समय समय पर उनके नाम का परिवर्तन हुआ था। समय समय पर क्या है, पहले गवर्नर जनरल रहा करते थे, बाद में अगर बात करते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली के सचिव रहे थे, बाद में क्या है पीएम को यह स्थान दिया गया था। तो पहले की अगर बात करते हैं तो प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो भारत में गवर्नर जनरल आए थे, ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश के द्वारा क्या है सभी स्थानों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी एक व्यक्ति तो एक स्थान पर तो रह नहीं सकता, यानी जी है गवर्नर जनरल है, वो तो पूरे भारत पर ध्यान नहीं रख सकता, तो उसने अपने एजेंट के रूप में गवर्नर बना दिए थे। प्रत्येक क्षेत्र क्या है गवर्नर बना दिए थे। लेकिन यह कहाँ पर बैठता था, यह जो हमारा क्या है प्रधानमंत्री, वर्तमान में जिसे हम प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं, यह इस स्थान पर बैठते थे। इसे उस समय क्या कहा जाता था, उसे गवर्नर जनरल कार्यालय कहा जाता था। यानी 1947 से पूर्व गवर्नर जनरल कार्यालय के नाम से जानते थे। प्राचीन समय की अगर बात करते हैं जिसमें भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उसमें उससे पहले क्या यहाँ पर क्या है गवर्नर जी बैठते थे, तो उनके नाम पर किसका क्या है गवर्नर जनरल कार्यालय कर दिया गया। और इसके बाद की हम बात करते हैं 1947 के बाद, 1947 के बाद की अगर बात करते हैं के बाद इसे क्या कर दिया गया था, पीएम सचिवालय। पीएम का क्या कर दिया गया सचिवालय, इसे पीएम के सचिवालय के नाम से जानने लगे। 1947 के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था कि यह किसका है, इसकी अगर बात करते हैं पीएम का क्या है सचिवालय है। यह कौन सा आता है पीएम का सचिवालय है। इसके बाद 1977 में मोरारजी रणछोड़ देसाई की सरकार आई थी। उसके बाद 1978 में है बीजेपी वालों ने क्या है जनता दल का निर्माण किया था। इसका नाम क्या है 1900 अगर बात करते हैं तो इसका नाम क्या कर दिया गया था पीएम। 1977 की अगर बात करते हैं 1977 की घटना के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया था कि इसका नाम क्या रखा जाएगा प्रधानमंत्री क्या है कार्यालय है। तो 1977 के बाद मोरारजी रणछोड़ देसाई की सरकार आने के बाद इसका नाम पीएम कार्यालय कर दिया। क्यों, पहले तो कांग्रेस थी, गठबंधन की सरकारें थी, आई कांग्रेस है, ई कांग्रेस है, कई प्रकार की कांग्रेस है, गठबंधन में सीपीआई है, मुख्य पार्टी ये भारतीय साम्यवादी पार्टी है और भारतीय मार्क्सवादी पार्टी है। यही थी एक दल एक दर एक बहुमत के आधार पर चलने वाली, प्रत्येक व्यक्ति को देने वाली, रोजगार देने वाली, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त करने वाली सीपीआई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। प्राचीन समय की बात करते हैं बेरोजगारी से नीचे जो एक दर से है गरीबी रेखा के नीचे, उनको क्या किसी भी प्रकार का रोजगार अवगत कराएगी और प्रत्येक व्यक्ति को एक सुनिश्चित मिनिमम जो गरीबी रेखा है उसके लिए जितना रोटी कपड़ा और मकान निर्धारित किए गए, जितनी राशि है वो क्या है सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो करेगी। तो ये पार्टियां पहले यही हुआ करती थी, सीपीआई है, सीपीएम में मुख्य पार्टियां हुआ करती थी। बाद में कांग्रेस और बीजेपी ऊपर कर आई थी। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इस पार्टी का गठन हुआ था। सर्वप्रथम प्राचीन ये पार्टी है, इसकी बात करते हैं तो ये क्या है एक रूप बना होकर के कई रूपों में विभक्त हुई थी। 1907 में इसका गरम दल और नरम दल के रूप में विभक्त हो गए थे। तो ये पार्टी लगातार चलती आ रही थी। कांग्रेस है, ये अगर बात करते हैं 7वीं लोकसभा तक क्या है लगभग कांग्रेस पार्टी एकजुट एक अधिकार पर चली थी। जो भी पार्टियां आती इसके गठबंधन में आती कांग्रेस थी, इसके साथ जो भी आते मुख्य पार्टी कौन सी थी कांग्रेस। इससे सदस्य के अलग हुए थे, इससे भी सदस्य के अलग हुए, अन्य अन्य प्रकार की पार्टियां बनाई थी और बाद में यही पार्टी का एकजुट हुई थी। लेकिन 1977 की अगर बात करते हैं मोरारजी रणछोड़ देसाई हैं, उनकी सरकार आई थी, प्रथम गैर कांग्रेसी थी। मोरारजी रणछोड़ देसाई की बात करते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी, लेकिन कभी न कभी प्राचीन ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे थे। लेकिन बाद में ये क्या इन्होंने अलग रूप से क्या चुनाव लड़ा था और जीते थे, लेकिन ये विशुद्ध रूप से नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके द्वारा भारतीय जनता दल का गठन किया गया। बीजेपी नहीं थी, पहले जनता दल कहा जाता था। तो इस पार्टी है, इस पार्टी ने बाद में क्या जो जनता दल थी इसने विभिन्न पार्टियों के साथ समर्थन किया और बीजेपी के रूप में इसका गठन किया था। और यह जो पार्टी है बाद में चुनी गई थी। तो 1977 के बाद ये पीएम था, पीएम का जो कार्यालय, पीएम का जो सचिवालय या गवर्नर जनरल कार्यालय कहा जाता था, इसको 1977 में जब रणछोड़ देसाई की सरकार, जब मोरारजी रणछोड़ देसाई की सरकार आई थी उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था पीएम कार्यालय के नाम से। क्योंकि इन्हें पता था कि पहले हम उनके सहयोग से, लेकिन हम अपने अधिकार से, अपने ऐच्छिक अधिकार से गठबंधन करेंगे, जिसके साथ करना चाहिए करेंगे और अपनी स्वेच्छा से जिस प्रकार पार्टी बनाएंगे वो आगे चलाएंगे और अपने ही निर्णय देंगे। तो उन्होंने क्या उसके बाद इसका नाम
पीएम कार्यालय था वो कर दिया गया था। इस प्रकार इसका जो है प्रधानमंत्री जो होते हैं इनके मुख्य जो है निवास स्थान है जहाँ पर ये कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाता है। तो इनसे प्रधानमंत्री के कई होते हैं। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, इनका मुख्य सचिव होता है, प्रधानमंत्री का कार्य करने के लिए मुख्य सचिव होता है जो इनका मेन होता है, हर मुद्दे पर चर्चा करता है। विदेश सचिव होता है, ठीक है। एक तो कौन सा था, मुख्य सचिव होता है, विदेश सचिव होता है, मुख्य सचिव है। एक कौन सा था, विदेश सचिव है मुख्य सचिव का। दूसरा कौन सा था, विदेश सचिव होते हैं, गृह सचिव होते हैं, रक्षा सचिव होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ये इस प्रकार है, ये पीएम कार्यालय में क्या सारे जो लोग हैं वो कार्य करते हैं और पीएम को क्या है सभी जो घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में अवगत कराते हैं और बताते हैं कि हमारे देश में इस क्षेत्र में ये हो रहा है, डिफेंस में ये हो रहा है, नेशनल में ऐसे हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करते हैं कि यूएनओ में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें हमारे कौन से व्यक्तित्व किस प्रकार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारा जो मुद्दा है वो कहाँ तक है, हम अपनी क्या है रैंक पर किस आधार पर कहाँ पर है। इस प्रकार जो पीएम को है समय समय पर अवगत करवाते रहते हैं। तो हर क्षेत्र में इस प्रकार का है जो नरेंद्र मोदी जी है, हर जो क्षेत्र है, चाहे डिफेंस का देख लें आप, चाहे सुरक्षा की बात कर लीजिए, चाहे अगर हम बात करते हैं सैनिकों की बात कर लीजिए, चाहे आप क्या है भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लीजिए। जैसे G20 का समिट हो रहा है, भारत को मेज़बानी दी गई है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के कारण दी गई है कि G20 का आयोजन है हम भारत में कर सकते हैं। तो इस प्रकार का है ये समय समय पर क्या है इनके बारे में जानते रहते हैं और क्या है सचिव है इन्हें सूचनाएं देते हैं। इस प्रकार जो पीएम का कार्यालय बनता है, ये इसमें क्या था प्रधानमंत्री और उनसे संबंधित क्या थे मुख्य बात थी। अब इसके बाद में क्या है प्रधानमंत्री के द्वारा प्राचीन समय में किए गए क्या है अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से समझौते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें इतना ही दोस्तों। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ें, खुश रहें और क्या है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। थैंक यू दोस्तों।